हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोग 3-4 वीडियो बना चुके हैं टॉपिक्स पर। लास्ट जो हम लोग वीडियो बनाए थे वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का था। तो वहाँ पर हम लोग देखे जो हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इस सब का इंटीग्रेशन कैसे जो है वो किया गया। आज हमारा आखिरी टॉपिक है, जो टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ टॉपिक है, देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इस पूरे चैप्टर को अगर हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर का पहला पार्ट है जो आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ साथ पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के क्या क्या चैलेंजेस हुए और क्या क्या जो है कंसिक्वेंसेस था, और उसी में हम लोग जो है शामिल कर लेते हैं कि आज़ाद गवर्नमेंट के सामने या जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उस वक्त जो है आज़ादी के बाद, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, जिसको चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। फिर दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है, जिसमें सभी प्रिंसली स्टेट के बारे में जो है कैसे कैसे रीऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये तीसरा पार्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है। इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हम लोग देखते हैं कि इंडियन आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन होते थे। 1920 में एनुअल सेशन हुआ था नागपुर में, और वहाँ पर कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास की थी कि जब हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी तो हम अपने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो बांटेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों? उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए जो है ना अंग्रेज़ों ने बांटा था। तो अब लोगों ने ये फैसला किया कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो हम लोग अपने तरीके से स्टेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिवीज़न करेंगे, और वो डिवीज़न हमारा बेसिस होगा लैंग्वेज की। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक स्टेट्स में हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर काम नहीं कर रही थी, और इसी वजह से जो है मूवमेंट शुरू हो गया। और मूवमेंट सबसे पहले मद्रास प्रोविंस के तेलुगु स्पीकिंग रीजन में शुरू हुआ, जिस मूवमेंट को विशाल आंध्रा मूवमेंट कहा जाता है। तो देखिए हम लोग क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 नागपुर सेशन, अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वही बात है कि 1920 के कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस के एनुअल सेशन में जो नागपुर में हुआ था, वहाँ पर ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि आज़ादी के बाद हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये की नहीं गई। क्यों नहीं की गई, इसके पीछे भी वजह है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है और पता होना चाहिए, ठीक है। आखिर गवर्नमेंट या जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तो आखिर इन सब डिमांड्स पर क्यों नहीं काम कर रही थी। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि जो देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ साथ देश का पार्टीशन भी हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जनरली इन सब चीज़ों को लेकर के रिलेक्टेंट थी कि ऑलरेडी धर्म के नाम पर देश का जो है 2 टुकड़ा हो ही चुका है, इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें तो और रीजनलिज्म जो है प्रोमोट नहीं हो जाए, और इस वजह से सीजनिस्ट मूवमेंट नहीं शुरू हो जाए, मीन्स जो है और भी डिमांड नहीं शुरू हो जाए कि हम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ऑटोनॉमी दे दी जाए या फिर और जो है हमको आज़ाद कर दिया जाए इस तरीके से। तो ये सीजनिस्ट मूवमेंट की को रोकने की वजह से, या गवर्नमेंट को ऐसा शक था कि, या ऐसा डाउट था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, इस वजह से जो है वो इन चीज़ों पर बात नहीं हो रही थी। लेकिन 1952 होते होते जो है मद्रास प्रोविंस में ये मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल किए थे। और इसी को तेलुगु स्पीकिंग पीपल चाहते थे कि हम तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए मद्रास से अलग एक आंध्र प्रदेश नाम से स्टेट जो है वो बना दी जाए, और उसी मूवमेंट को जो है विशाल आंध्रा मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सो डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करने के लिए मूवमेंट शुरू हो गए। और मूवमेंट सबसे पहला कहाँ हुआ? विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये याद रखना है, विशाल आंध्रा मूवमेंट था कि आंध्र प्रदेश को क्रिएट करने के लिए। इट वॉज द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। याद रखना है, विशाल आंध्रा मूवमेंट तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने शुरू किया था, ऑफ मद्रास प्रोविंस, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल मद्रास प्रोविंस में आते थे, टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक नया और सेपरेट स्टेट जो है मद्रास से अलग बनाने के लिए डिमांड थी, ठीक है, जिसको नाम था आंध्र प्रदेश।
इट वॉज लेड बाय अ गांधीयन लीडर। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे एक गांधीयन लीडर थे पॉटी श्रीरामलू, और जो फास्ट एंड टू डेथ पर चले गए, स्ट्राइक्स पर चले गए, फास्ट एंड टू डेथ भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 56 डेज के हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद देखा जाता है कि आंध्रा में जो प्रोटेस्टर सब थे वो वायलेंस पर उतर आते हैं। लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी थी पॉटी श्रीरामलू में, और उनके डेथ के बाद वहाँ पर वायलेंस और लॉलेसनेस शुरू हो जाता है। और आनन फानन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ये ऐलान करता दिसंबर 1952 में कि हम तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक नया स्टेट आंध्रा क्रिएट कर रहे हैं, और फाइनली जनवरी 1953 में बन जाता है। ये याद रखना है भाई मेरे कि आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला पहला स्टेट था। बहुत सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। 2019 या 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, और एग्जैक्टली इसका डेट पूछा है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, प्री बोर्ड का क्वेश्चन देखें, तो बिल्कुल वहाँ मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, इट वॉज लेड बाय अ गांधीयन लीडर पॉटी श्रीरामलू हु वेंट ऑन द स्ट्राइक फास्ट एंड टू डेथ। ये फास्ट एंड टू डेथ पर बैठ गए। और गांधीयन लीडर क्यों कहा गया, क्योंकि गांधी जी के आइडियोलॉजी या गांधी जी के फिलॉसफी पर ये वर्क कर रहे थे। फास्ट एंड टू डेथ पर बैठ गए। फास्ट एंड टू डेथ इंडिया पर कौन बैठते थे आज़ादी के मोमेंट, गांधी जी। ठीक है, आफ्टर 56 डेज ऑफ फास्ट, 56 डेज के फास्ट के बाद ही वॉज डाइड एंड द मूवमेंट इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी। जब इनकी डेथ हो गई तो मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। एंड प्रोटेस्टर्स बिगन द वायलेंस एंड दीज देयर वॉज लॉलेसनेस। प्रोटेस्टर्स वायलेंस पर उतर गए और चारों तरफ लॉलेसनेस था। इस वजह से सीइंग दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद फानन में आंध्रा नाम से एक नए स्टेट्स के फॉर्मेशन की अनाउंस करते हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। याद रखना है, आंध्र प्रदेश आज़ादी के बाद पहला स्टेट ऐसा बना जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया। 1952 के दिसंबर में अनाउंसमेंट होता है, और जो सारी प्रोसेस होती है वो जनवरी 1953 में कंप्लीट होता है। जनवरी 1953 में आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला पहला स्टेट्स बन जाता है। अब हम लोग इधर देखते हैं दूसरी तरफ, तो हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को समझने के लिए, जब आंध्रा को लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना दिया गया तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए, तो और भी दूसरे जगहों से दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी जो है वो अपने सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड करने लगे कि हम एक लैंग्वेज बोलने वालों लोगों के लिए हमको भी स्टेट्स बना दिया जाए। जब तेलुगु स्पीकिंग वालों के लिए आंध्रा बनाया गया, तो इस डिमांड को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। डोमिनो इफेक्ट होता है एक की वजह से जो दूसरा डिमांड शुरू हो जाता है। चूँकि आंध्रा को बनाया गया था तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए, तो और भी लोग, जाहिर सी बात है कि डिमांड करेंगे। तो जब और भी जगहों से जब डिमांड बढ़ने लगी कि हमको भी लैंग्वेज के बेसिस पर नया स्टेट्स बना देना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है एक कमीशन बनाती है, जिस कमीशन का नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको लीड कर रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज फजल अली। और इस कमीशन को का काम रहता है ये इंक्वायर करना कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। ठीक है, अब तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जमा करती है, और फाइनली गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कम ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, डिमेरिट कम है। और फाइनली गवर्नमेंट जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास करती है, और उस एक्ट के थ्रू इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे उसको लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है, और जिसमें फाइनली 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बन करके सामने आता है। और तब से लगातार और भी जगहों पर ये सब डिमांड होते रहे, और अलग अलग रीजन से अलग अलग स्टेट्स बनते गए। ज़्यादातर स्टेट लैंग्वेज, कल्चर, इन सब बेसिस पर ही जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी।
1956 में एक साथ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई और आज के डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो कैसे कैसे बनी, हम इन सब चीज़ों को एक मोटा मोटी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सीइंग दिस डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन इन दिसंबर 1953। और भी जगहों से जो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड हो रही थी, इस डिमांड्स को देख करके गवर्नमेंट दिसंबर 1953 में एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, टू इंक्वायर अबाउट द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस कमीशन का काम रहता है कि इस बात का जो है इंक्वायरी करना है कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स बना सकते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। अब यहाँ देखिए, इट वॉज हेडेड बाय द जस्टिस फजल अली, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे फजल अली, और फजल अली के इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं, तो इस बात को याद रखना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहते हैं। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956, कमीशन 1956 में अपना रिपोर्ट जमा करती है एंड सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और ये रिकमेंड करती है, ये सजेस्ट करती है कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट, State Reorganization Act in 1956, which led to the reorganization of Indian states and it's created 14 state and 6 union territories। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एक साथ आता है कि आपको ध्यान रखना है विशाल आंध्रा मूवमेंट कब हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट की गई, उसको कौन लीड कर रहे थे, कौन हेड कर रहे थे, वो उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, अपनी रिपोर्ट्स कब जमा करती है, और फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास होता है, उसमें कितने स्टेट्स थे और एक साथ कितने यूनियन टेरिटरीज, तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज एक साथ बनाई जाती है। तो अब आगे देखिए क्या, क्रिएशन ऑफ अदर स्टेट, और भी दूसरे स्टेट्स वगैरह बने। तो हम ये देखते हैं कि ये तो 1956 में एक साथ बना दी गई थी, लेकिन अब जो है 1956 से लेकर के अभी तक बहुत सारे स्टेट्स और भी बने हैं। तो 1956 में एक साथ रीऑर्गेनाइज की गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, और उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, लेकिन अब तक 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो वो कैसे कैसे हुआ, सभी स्टेट्स के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, अभी उतना टाइम भी नहीं है, ना ही 12th में उस लेवल से पढ़ना है, लेकिन एक मोटा मोटी पता होना चाहिए, क्योंकि इस वाले पार्ट से मैप में क्वेश्चन अक्सर रहता है कि आपको दे देगा, कोई भी हिंट दे देगा कि मैप में आपको मार्क कर देगा ABCDE, और आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इस ए का नाम बताइए। 1960 में ये स्टेट बनाई गई थी, इस जो है बी कोई जगह को मार्क कर देगा पॉलिटिकल मैप में, ब्लैंक मैप में, और आपको पूछ देगा कि इसका नाम बताइए, ये 2000 में बनाई गई थी या इस स्टेट से अलग की गई थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज होगी तो आप मैप को सही से बना पाइएगा। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है जनरली, अब बहुत बार देखिएगा पूछा गया है, ठीक है, और 2 नंबर का और पॉलिटिकल साइंस को और दूसरे जगहों से भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है मैप का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने का, बहुत बार इसी चैप्टर से आया है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मैप से क्वेश्चन बनता है वो भी हम आप लोगों को बताते जाएंगे। तो देखिए, अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुई, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। ये कब हुआ? 1956 में। लेकिन 1960 में बॉम्बे जो एक बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, जिसमें पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आया करता था, तो महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, मराठी और गुजराती स्पीकिंग पीपल डिमांड करने लगे, मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए महाराष्ट्र बना देने चाहिए और गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात बना देने चाहिए। तो 1960 में बॉम्बे से 2 स्टेट बनाई गई, बॉम्बे को डिवाइड करके, वो कौन था? महाराष्ट्र और गुजरात, ये याद रखना है। इसके बाद 1966 में पंजाब से 2 नए स्टेट्स बनाए गए, हरियाणा और पंजाब। ये भी लैंग्वेज कल्चर इन्हीं सब बेसिस पर थे। पहले पंजाब था, इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल सब आता था, लेकिन पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया 1966 में। क्यों? जो पंजाबी पीपल लोगों का लैंग्वेज, कल्चर, रहन सहन बाकी हिंदी स्पीकिंग पीपल से थोड़ा अलग है, इसी वजह से। ठीक है, हरियाणा में जनरली हिंदी बोली जाती है। अब देखिए, 1972 में मणिपुर, मेघालय ये निकाली गई, अलग की गई आसाम से। पहले ये आसाम का पार्ट हुआ करता था, आसाम से इसको अलग किया गया। 1963 में नागालैंड को जो है स्टेट्स का दर्जा दे दिया गया। 1986
1967 में मिजोरम में स्टेट्स बनाई गई, 1971 में हिमाचल बनाई गई हरियाणा से। इसके बाद हम देखते हैं 2000 में, सन 2000 में 3 स्टेट्स बनाई गई। झारखंड बनाई गई किससे, बिहार से अलग करके, उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके, और छत्तीसगढ़ जो है वो जो बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको ये इन तीनों में से ज़रूर होगा, ठीक है। अगर मैप में पूछेगा तो एक क्वेश्चन इन तीनों में से आपको ज़रूर होगा कि झारखंड बिहार से अलग किया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया। ये तीनों स्टेट एक साथ 2000 में बनाए गए। इसके बाद जो लास्ट स्टेट बनाई गई है, रीऑर्गेनाइज की गई है, बनाई गई है, वो तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2 जून 2014 को। तो ये सारे जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंडर आता है। और अभी तक याद रखना है, अभी इंडिया के पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंट में। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। अब तक और भी स्टेट सब बने हैं। ज़्यादातर स्टेट लैंग्वेज, कल्चर, इन सब बेसिस पर जो है वो रीऑर्गेनाइज की गई है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद इस चैप्टर का हम एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम एक जो है वीडियो में बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, तब तक बने रहिए, और वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।